आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्रांस इफेक्ट। तो ये ट्रांस इफेक्ट बीएससी थर्ड ईयर हो या फिर बीएससी थर्ड सेम हो या फिर एमएससी फर्स्ट सेम हो, उन सभी में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। हालांकि बीएससी थर्ड सेम में शायद अलग से ये दे नहीं रखा है सिलेबस में, लेकिन फिर भी इस पर क्वेश्चंस आते हैं। तो ट्रांस इफेक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देख लेते हैं कि ट्रांस इफेक्ट होता क्या है। तो it is observed that during the substitution reactions of square planar complexes, some ligands preferentially direct the substitution trans to themselves। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखी थी। तो उसमें हमने ये देखा था कि मतलब लीगेंड्स का सब्स्टिट्यूशन दूसरे लीगेंड से होता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कुछ लीगेंड्स ऐसे होते हैं जो अपनी ट्रांसपोजिशन पर सब्स्टिट्यूशन करा देते हैं। ठीक है, तो जो लीगेंड्स अपनी ट्रांसपोजिशन पर सब्स्टिट्यूशन कराते हैं उन लीगेंड्स को हम बोल देते हैं ट्रांस डायरेक्टिंग लीगेंड्स। और and the tendency of these ligands to direct the incoming ligand to occupy the position trans to it is called trans effect। और ये जो टेंडेंसी होती है ligands की कि अपनी ट्रांसपोजिशन पर इनकमिंग लीगेंड को भेज देना या इनकमिंग लीगेंड का सब्स्टिट्यूशन करा देना, बस उसी को हम ट्रांस इफेक्ट बोल देते हैं। जैसे कि अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें, ये हमारा एक स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, यहाँ पर ये लीगेंड है, एक्स लीगेंड है, एल है और ये बाकी सब भी एक्स हैं। तो ये देख रहे हैं ये वाली पोजीशन जो है, यानी ये वाली और ये वाली पोजीशन ट्रांस है और ये वाली पोजीशन ट्रांस है। ठीक है, तो अब सपोज ये जो हमारा एल है, अगर हम इसे कहें कि ये ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप है यहाँ पर, यानी ट्रांस डायरेक्टिंग लीगेंड है, तो ये क्या करेगा, अपनी ट्रांसपोजिशन पर इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को भेज देगा। यानी एक्स यहाँ से हट जाएगा और उसकी जगह वाई आ जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ एग्जाम्पल में देखा। इस एल की ट्रांसपोजिशन पर वाई आ चुका है। तो बस इसी को हम ट्रांस इफेक्ट बोल देते हैं कि ये लीगेंड यहाँ पर ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएगा या ट्रांस डायरेक्टिंग लीगेंड हो जाएगा, और ये अपनी ट्रांसपोजिशन पर क्योंकि सब्स्टिट्यूशन करा रहा है, तो इस टेंडेंसी को हम जो है ट्रांस इफेक्ट कह दे रहे हैं। ठीक, अब हम ट्रांस इफेक्ट को और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ट्रांस इफेक्ट को अगर हम देखें तो ट्रांस इफेक्ट में ऑल्सो भी डिफाइंड एज द लेबलाइजेशन ऑफ लीगेंड्स ट्रांस टू अदर ट्रांस डायरेक्टिंग लीगेंड्स। यानी ये लेबलाइजेशन ऑफ लीगेंड। अब लेबलाइजेशन से क्या मतलब होता है, यानी जो भी लीगेंड्स ट्रांसपोजिशन पर प्रेजेंट हैं, मतलब जिनका सब्स्टिट्यूशन होना है, वो उनको मोर रिएक्टिव बना देना। यानी जो अभी हमने एल देखा था, वो एल क्या कर रहा है, अपनी ट्रांसपोजिशन पर प्रेजेंट एक्स को जो है मोर रिएक्टिव बना रहा है, या हम ये कह देते हैं कि इसको अनस्टेबल बना दे रहा है, या हम ये कह देते हैं कि ये इजीली सब्स्टिट्यूट कर देगा, मतलब इसका इजीली सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो इसका इजीली सब्स्टिट्यूशन होना या इसको मोर रिएक्टिव बनाना या इसको अनस्टेबल बना देना, उसको हम लेबलाइजेशन बोल देते हैं। तो ट्रांस इफेक्ट को हम ये भी कह सकते हैं कि वो लेबलाइजेशन ऑफ लीगेंड्स है। ठीक है, अब यहाँ पर ना बहुत सारी रिएक्शंस कराई गई, and using different ligands and substituting reagents, it is possible to compare trans directing capabilities of a variety of ligands। हमने बहुत सारी रिएक्शंस कराई और फिर वो डिफरेंट लीगेंड्स यूज़ किए, डिफरेंट सब्स्टिट्यूटिंग रिएजेंट्स यूज़ किए, और फिर ये देखा कि जो भी हमने लीगेंड्स यूज़ किए हैं उनकी ट्रांस डायरेक्टिंग कैपेबिलिटी को हम कंपेयर कर सकते हैं। यानी किसी की ट्रांस डायरेक्टिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा हो सकती है, किसी की ट्रांस डायरेक्टिंग पावर कम हो सकती है। जैसे कि सपोज यहाँ पर हमने एक रिएक्शन देखी, ये प्लैटिनम का एक कॉम्प्लेक्स लिया। प्लैटिनम में एक लीगेंड ए है, एक बी है और बाकी दोनों Cl हैं। तो आप देख रहे हैं ए की ट्रांसपोजिशन पर भी Cl है, ठीक है, और इस बी की ट्रांसपोजिशन पर भी Cl है। तो अगर हमने क्या करा, Cl को सपोज Cl को सब्स्टिट्यूट करना है NH3 से, यानी इनकमिंग लीगेंड जो है वो NH3 है और Cl को यहाँ से बाहर निकलना है, यानी यहाँ पर Cl का लेबलाइजेशन होना है। ठीक है, तो क्या होगा, अगर ए हमारा जो है, ये जो हमने यहाँ ए ले रखा है, अगर ये ए की ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा बी से, तो जो इनकमिंग लीगेंड है जो NH3 है वो इस Cl की पोजीशन पर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया कि A हैज़ ग्रेटर ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट देन B। और या फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर B की ट्रांस डायरेक्टिंग पावर ज़्यादा होती, बी की ट्रांस डायरेक्टिंग पावर ज़्यादा होगी, तो बी क्या करेगा, अपनी ट्रांसपोजिशन पर इस Cl को हटा देगा और उसकी जगह NH3 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी इस बात पर डिपेंड करता है कि ट्रांस डायरेक्टिंग एबिलिटी क्या है जो लीगेंड यहाँ पर ट्रांसपोजिशन पर प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा,
अब इन्हीं ट्रांस डायरेक्टिंग कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पर एक ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज बना दी गई, ठीक है। इसमें क्या दिखाया गया कि इसमें डिफरेंट लिगेंड्स कैन बी अरेंज्ड इन द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट लिगेंड्स का, यानी जो इसमें हायर एंड पर, इसको हम बोलते हैं जो स्टार्टिंग में वो हमारा हायर एंड है और जो लास्ट में है वो हमारा लोअर एंड है। यानी जो हायर एंड पर प्रेजेंट है उनका ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट ज़्यादा है और जो लोअर एंड पर प्रेजेंट है उनका ट्रांस डायरेक्टिंग जो है वो इफेक्ट वो कम है, ठीक। तो यहाँ देख सकते हैं CN माइनस CO NO C2H4 इनका लगभग लगभग एक जैसा है, लेकिन ज़्यादा होता है PR3 ASR3 H माइनस से। फिर इस तरह से CH3 माइनस हो गया, ये SCNH2 होल NH2 क्या है, ये होता है थायोयूरिया। यूरिया क्या होता है NH2CO NH2, अब CO की जगह अगर हम CS कर देंगे तो वो थायोयूरिया हो जाएगा, तो SCNH2 होल ट्वाइस 2 है थायोयूरिया। फिर बाकी सभी आपके सामने सीरीज दी गई है, तो इस सीरीज को हम ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज कह देते हैं। और ये बेटा सीरीज आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि इसी सीरीज के बेसिस पर आप कोई रिएक्शन जो है कर पाएंगे, तो ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर आती है एप्लीकेशन ऑफ ट्रांस इफेक्ट। ट्रांस इफेक्ट की आखिर एप्लीकेशन क्या है, तो मोस्ट ऑफ द वर्क ऑन ट्रांस इफेक्ट हैज़ बीन डन ऑन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ प्लैटिनम सेकंड। क्योंकि बहुत ट्रांस इफेक्ट का जितना भी काम था, क्योंकि हमने स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस स्टडी प्लैटिनम सेकंड के ज़्यादातर किए गए, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो ट्रांस इफेक्ट इज वेरी यूजफुल इन द सिंथेसिस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ प्लैटिनम सेकंड। तो ट्रांस इफेक्ट को हम यूज कर सकते हैं प्लैटिनम सेकंड के बहुत सारे स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस के सिंथेसिस में। जैसे कि अभी हम देख लेते हैं, हमें सबसे पहले सिंथेसिस किसकी दिखाई गई है, सिंथेसिस ऑफ सिस एंड ट्रांस, ये प्लैटिनम डाईएमीन एंड डाई क्लोराइड, ठीक है। तो अब हम इसको अगर देखें, अगर मान लीजिए हमें ये PTNH3 होल ट्वाइस Cl2 सिस बनाना है, ठीक है, या तो हम इसको सिस बना सकते हैं या ट्रांस बना सकते हैं। तो हमने क्या लिया, स्टार्टिंग मटेरियल हमने PTCl4 ले लिया, ठीक है। PTCl4 पर हमने अमोनिया की रिएक्शन कराई। अब क्या होगा, क्योंकि चारों ही Cl हैं, तो ये जो अमोनिया है ये किसी भी एक प्लेस पर चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे यहाँ पर दिखाया है, ये Cl की ट्रांस पोजीशन पर NH3 आ गया, क्योंकि जब पहला लीगेंड आएगा और जब चारों सेम होते हैं तब तो हम किसी की भी, क्योंकि चारों की ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट तो एक ही होगा, तो ये NH3 किसी भी एक प्लेस पर सब्स्टिट्यूट होके आ जाएगा, ठीक है। फिर जब हम दूसरी बार इस NH3 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, फिर हम ये देखेंगे कि NH3 और Cl में से किसकी ट्रांस डायरेक्टिंग पावर ज़्यादा होती है, क्योंकि Cl की ट्रांस डायरेक्टिंग पावर NH3 से ज़्यादा है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, देखिए यहाँ पर ये Cl यहाँ है और NH3 हमारा यहाँ है, तो Cl की ट्रांस डायरेक्टिंग पावर ज़्यादा है NH3 से। तो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन होगा अब ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज के अकॉर्डिंग होगा। तो अब क्या है, देखो इस Cl की ट्रांस पोजीशन पर तो ऑलरेडी NH3 है, तो ये Cl तो कुछ करेगा ही नहीं, ठीक है। और NH3 तो कर ही नहीं सकता अपनी ट्रांस पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि NH3 की ट्रांस डायरेक्टिंग पावर कम है। अब बचे ये दोनों Cl, ठीक है। तो ये दोनों Cl में से कोई भी एक Cl अपनी ट्रांस पोजीशन पर NH3 को भेज देगा, जैसे हमने यहाँ पर किया। इस Cl ने अपनी ट्रांस पोजीशन पर अब NH3 को सब्स्टिट्यूट कर दिया। आप इस NH3 को यहाँ भी बना सकते हैं, ठीक है, तो भी एक ही बनेगा, तब भी सिस ही बनेगा, क्योंकि तब NH3 अगर यहाँ आ जाएगा, अगर मैं मान लो यहाँ NH3 लिख दूँ तो प्लेटिनम के सेम साइड पर क्योंकि NH3 है तब भी ये सिस ही कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ये सिस जो है कंपाउंड जो है यहाँ पर PTNH3 होल ट्वाइस Cl2 बना सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब क्या है, अगर हमें इसी को ट्रांस बनाना है तो ट्रांस के लिए हम क्या कर रहे हैं, PTNH3 होल 4 पर इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। तो अब की बार हम Cl माइनस लेंगे, क्योंकि चारों ही NH3 है, तो ये Cl माइनस कहीं भी जाकर ऐड हो सकता है, तो वो सब्स्टिट्यूट हो गया, मतलब ऐड नहीं होगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, NH3 हट जाएगा, Cl आ जाएगा। फिर जब हम दूसरी बार Cl लाएंगे तो अब हम कंपैरिजन करेंगे कि Cl या NH3 इन दोनों में से किसका ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट ज़्यादा है। तो क्योंकि Cl का ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट ज़्यादा है, तो Cl क्या करेगा, अपनी ट्रांस पोजीशन पर इस वाले NH3 को सब्स्टिट्यूट करके उसकी जगह Cl को ला देगा। अब क्योंकि दोनों Cl एक दूसरे से ऑपोजिट हो गए हैं, प्लैटिनम के दो ऑपोजिट साइड्स हैं, इसीलिए ये ट्रांस बन जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से हम सिस और ट्रांस प्लैटिनम के कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट में क्या हो रखा है, ये जो हमारी सिंथेसिस है, ये सिंथेसिस हमने कर रखी है इस कंपाउंड, ये आयन जो बना रखा है यहाँ पर, ये वाला कॉम्प्लेक्स आयन जो बना रखा है। अब इसमें क्या है, इसमें हमने देखिए यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपके 3 लिगेंड प्रेजेंट है, NH3 NO2 Cl2 Cl, ठीक है। तो
तो और इनकी ट्रांस डायरेक्टिंग पावर का जो ऑर्डर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक, तो हमने क्या लिया, PTCl4 लिया, तो सबसे पहले NH3 आया, तो NH3 तो कहीं पर भी जाकर सब्स्टिट्यूट हो सकता है, NH3 यहाँ जाकर सब्स्टिट्यूट हो गया। अब जब हम इसमें NO2 को ऐड करेंगे तो हमें फिर ये देखना है कि किसकी ट्रांस डायरेक्टिंग पावर ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि Cl की ट्रांस डायरेक्टिंग पावर ज़्यादा है, तो यहाँ पर तो ऑलरेडी Cl से NH3 तो अभी अभी आया ही था, तो इसलिए हम इसको रिमूव नहीं कर रहे हैं। तो ये जो Cl है, किसी भी ये, या चाहे ये वाला Cl ले ले, चाहे ये वाला Cl ले ले, इसकी ट्रांसपोजिशन पर NO2 ग्रुप आ जाएगा। तो ये NO2 ग्रुप आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर Cl लिख सकते हैं और यहाँ पर, तो दोनों ही Cl अपनी ट्रांसपोजिशन पर, दोनों में से कोई भी एक अपनी ट्रांसपोजिशन पर NO2 को एंटर करा देगा। ठीक, और अगर हमें इसी का जो है ट्रांस बनाना है, तो ट्रांस के लिए हम फिर से वही PTCl4 लिया, अब की बार हम NO2 को पहले ऐड करेंगे। ठीक है, जब हम NO2 को ऐड करेंगे तो NO2 तो कहीं भी चला जाएगा, लेकिन अब जब NH3 यहाँ पर ऐड होगा तो फिर से हम कंपैरिजन करेंगे NO2 और Cl में। तो NO2 की ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है Cl से, तो ये वाला Cl जो है रिप्लेस हो जाएगा और इसकी जगह पर NH3 आ जाएगा। अब क्योंकि ये दोनों Cl एक दूसरे से ऑपोजिट है, ट्रांस पोजिशन पर है, इसलिए ये ट्रांस प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर बन के आएगा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड हमारा, ये भी हमारा प्लैटिनम का ही कॉम्प्लेक्स है, तो दोनों ही, और इसमें हमने लीगेंड्स जो ले रखे हैं C2H4, NH3 और Cl2, और इनकी ट्रांस डायरेक्टिंग एबिलिटी ऑर्डर यहाँ पर दे रखा है। तो फिर से PTCl4 लिया, NH3 लिया, NH3 तो कहीं भी आ गया। अब फिर से जब C2H4 आएगा तो फिर से हमें वही देखना है कि किसकी ट्रांस डायरेक्टिंग पावर ज़्यादा है। तो अभी अभी NH3 एंटर हुआ था, इसलिए हम इसको रिमूव नहीं करा रहे हैं। और ये दोनों Cl, एक्चुअली ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, हमने कुछ नहीं कराया है, एक्चुअल में ऐसा होता है। ठीक है, तो ये दोनों Cl की ट्रांसपोजिशन पर C2H4 चला जाएगा, तो इस तरह से तो ये सिस बन जाएगा, क्योंकि दोनों Cl जो हैं वो प्लैटिनम के सेम साइड पर हैं। अगर हमें ट्रांस बनाना है तो पहले हम C2H4 को ऐड कराएंगे, तो C2H4 यहाँ आ गया। अब जब दूसरी बार हम NH3 ऐड करा रहे हैं तो यहाँ पर क्योंकि C2H4 की ट्रांस डायरेक्टिंग पावर Cl से ज़्यादा है, तो फिर ये वाला Cl जो है यहाँ से सब्स्टिट्यूट होकर यहाँ पर NH3 आ जाएगा, और ये दोनों Cl ट्रांसपोजिशन पर है, इसलिए ये ट्रांस आइसोमर यहाँ पर बन जाएगा। ठीक, और ये सबसे, अब जो इसकी एप्लीकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि यहाँ पर हम सिस और ट्रांस आइसोमर्स PTA2X2 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा हमारा सिस है, कौन सा हमारा ट्रांस बना है, मतलब कौन सा सिस आइसोमर है, कौन सा ट्रांस आइसोमर है PTA2X2 टाइप का। इसमें A2 से यहाँ पर क्या मतलब है, A की जगह हम एमीन लेंगे NH3, और X की जगह हम ClBr, मतलब कोई भी हैलाइड आयन ले सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा कंपाउंड ये है, ठीक है, सिस है ये कंपाउंड, तो ये रिएक्ट करेगा अगर थायोयूरिया से, थायोयूरिया को हम शॉर्ट में TU लिख सकते हैं। तो ये क्या कॉम्प्लेक्स देगा, ये वाला कॉम्प्लेक्स देगा। जबकि अगर हम सेम कंडीशन में अगर हम ट्रांस ये ले लें तो ये क्या देता है, ये वाला कंपाउंड देता है। तो इससे हमें डिफ्रेंशिएशन करने में आसानी मिलती है कि हमने रिएक्शन कराई, हमें शुरू में नहीं पता था कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है, हमने रिएक्शन कराई, रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट मिला, बस उस प्रोडक्ट के बेस पर हम बता देते हैं कौन सा सिस है और कौन सा ट्रांस आइसोमर है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसको हम बोलते हैं कुर्नाकोव टेस्ट। ठीक है, और ये टेस्ट वहीं पर वर्क करेगा जहाँ पर A के लिए हमने NH3 यूज़ किया और X कोई भी हैलाइड आयन है। और यहाँ पर हम ये देखेंगे कि TU जो है उसकी जो ट्रांस इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा होता है NH3 और हैलाइड आयन से। ये तो हमने अभी ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज़ में देखा भी। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये हमने शुरू में जो ले रखा है, ये हमारा यहाँ पर हमने सिस आइसोमर ले रखा है। इसमें जो हमारा ये था स्टार्टिंग में, ये सिस आइसोमर था। क्यों, क्योंकि Cl दोनों सेम साइड है या दोनों NH3 सेम साइड है प्लैटिनम के, तो ये हमारा सिस आइसोमर था। ठीक है, हमें स्टार्टिंग में नहीं पता कि वो कौन सा आइसोमर है, पर सिस आइसोमर रिएक्ट कैसे करेगा वो इसमें दिखा रखा है। तो इसमें क्या होंगे, 2 थायोयूरिया के मॉलिक्यूल ऐड होंगे। अब क्योंकि Cl का ट्रांस इफेक्ट NH3 से ज़्यादा है, तो Cl क्या, ये वाला Cl भी अपनी, ये वाला जो Cl है ये अपनी ट्रांस पोजीशन पर TU को भेज देगा, और ये वाला Cl भी अपनी ट्रांस पोजीशन पर TU को भेज देगा। तो ये कंपाउंड हमारा यहाँ बन जाएगा, 2 NH3 के मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएंगे और 2 थायोयूरिया के मॉलिक्यूल यहाँ जुड़ जाएंगे। ठीक, फिर क्या होगा, फिर दोबारा से हमने जब थायोयूरिया के साथ कॉम्बिनेशन कराया इसका, यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराई, तो अब क्योंकि थायोयूरिया का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है, तो ये वाला थायोयूरिया अपनी इस पोजीशन पर और ये वाला थायोयूरिया अपनी ट्रांस पोजीशन पर इनकमिंग थायोयूरिया को भेज देगा। तो इस वजह से हमें यहाँ पर ये वाला कंपाउंड देखने को मिलता है। तो जब हम रिएक्शन करा रहे हैं, हमें स्टार्टिंग में नहीं पता कौन सा सिस और कौन सा ट्रांस है, तो अगर रिएक्शन प्रोडक्ट हमें ये मिलता है तो हमें मालूम पड़ जाता है कि हमारा स्टार्टिंग मटेरियल सिस आइसोमर रहा होगा।
ठीक है, अभी हमने ट्रांस आइसोमर ले लिया, दोनों Cl और दोनों NH3 क्योंकि ट्रांस पोजीशन पर प्रेजेंट है। अब हमने इसमें ऐड कराया TU, तो क्योंकि Cl का ट्रांस इफेक्ट NH3 से ज़्यादा है तो Cl अपनी ट्रांस पोजीशन पर, ठीक है, वो TU को भेज देगा। ये TU आप यहाँ भी बना सकते हैं चाहे यहाँ भी बना सकते हैं। फिर दूसरा TU आएगा, जब दूसरा थायोयूरिया आया तो अब हम देखेंगे हमारे पास यहाँ पर 3 लिगेंड्स हैं, तो क्योंकि थायोयूरिया का ट्रांस इफेक्ट NH3 और Cl दोनों से ज़्यादा है तो इसलिए TU अपनी ट्रांस पोजीशन पर इनकमिंग TU को भेज देगा, तो हमें यहाँ पर ट्रांस आइसोमर मिल जाएगा, क्योंकि ये वाला TU और ये वाला TU या ये NH3 और ये NH3 क्योंकि ऑपोजिट पोजीशन पर है तो हमें ये ट्रांस आइसोमर यहाँ मिल जाता है। तो ट्रांस से हमें ट्रांस मिलता है जबकि सिस से हमें ये कंपाउंड मिलता है। तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सिस और ट्रांस आइसोमर में। ठीक, अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं थ्योरीज ऑफ ट्रांस इफेक्ट की, कि आखिर ट्रांस इफेक्ट कैसे आ रहा है एग्जिस्टेंस में। तो द ट्रांस इफेक्ट इज अ काइनेटिक फिनोमिनन। काइनेटिक फिनोमिनन मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है इसमें देखा जाएगा, और ये अफेक्ट क्या करता है, अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। ये क्या करता है ट्रांस इफेक्ट, रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को अफेक्ट करता है, यानी उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी जब भी कभी कम होगी, आपने काइनेटिक्स में पढ़ा होगा, केमिकल काइनेटिक्स में, कि एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होती है रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा होता है, या एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना कम होगा। तो ये मेनली क्योंकि काइनेटिक फिनोमेना है तो रिएक्शन के रेट पर अफेक्ट करता है, और किस तरह से अफेक्ट करता है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को अफेक्ट करता है और एक्टिवेशन एनर्जी को एक्चुअली कम करता है। तो द स्टेबिलिटी ऑफ अ ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट से मतलब है जब स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स बिफोर सब्स्टिट्यूशन हम देख रहे हैं, मतलब अभी हमने कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं कराया है, सिर्फ स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स लिया है स्टार्टिंग में, तो उसमें हमें तो उसकी स्टेबिलिटी ऑफ ग्राउंड स्टेट हमें देखनी है एंड ऑफ द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और स्टेबिलिटी देखनी है हमें एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की। तो ये दोनों ही स्टेबिलिटी, चाहे वो ग्राउंड स्टेट की स्टेबिलिटी हो चाहे वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी हो, ये दोनों ही अफेक्ट कर सकती हैं एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये दोनों अफेक्ट करेंगी एक्टिवेशन एनर्जी जो कि हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए चाहिए। तो इस एक्टिवेशन एनर्जी को हम दो तरीके से कम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना। तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है ट्रांस इफेक्ट, और कैसे कम करेगा वो अब अभी हम देख लेंगे। तो ये अफेक्ट करेगा ग्राउंड स्टेट की स्टेबिलिटी पर या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी। बस ये दोनों फैक्टर्स जो होते हैं वो रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। कैसे, अभी हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या है, अगर हमें एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना है तो हम दो तरीके से कम कर सकते हैं। कैसे, पहला तरीका है कि बाय रेजिंग द एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स। देखो, ये हमारी नॉर्मल रिएक्शन प्रोफाइल थी, आपने ये तो इस तरह के प्रोफाइल, रिएक्शन प्रोफाइल काफ़ी केमिकल काइनेटिक्स में देखा भी होगा। यहाँ पर हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा जो है प्रोडक्ट होता है, ठीक है, ये प्रोडक्ट हो गया। तो अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को बनना होता है तो उसे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, और जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी उसे चाहिए तो उसे हम, यानी जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी उसे चाहिए होती है उसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो जो यहाँ से यहाँ तक है उसे हम बोल रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। जैसे आप समझ लीजिए कि हम अगर यहाँ पर खड़े हैं, ये दो पहाड़ियाँ हैं और हमें जाना है यहाँ पर, तो हमें यहाँ से यहाँ जाने के लिए इन दोनों पहाड़ियों को तो क्रॉस करना पड़ेगा, तभी तो हम यहाँ पर पहुँच पाएंगे। तो ठीक यही रिएक्टेंट के साथ होता है। रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट बनाना है तो रिएक्टेंट को ये वाला जो एरिया है उसे कवर करना ही करना पड़ेगा, यानी उस यहाँ पर ये जो एनर्जी हमने देखी यहाँ पर दिखा रखी है, रिएक्टेंट की है एनर्जी, ये प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए रिएक्टेंट को चाहिए इतनी एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चाहिए होता है वही उसकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है। तो इतनी एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन यहाँ पर इतनी दे रखी है, ठीक। अब अगर हम किसी तरह से इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दें तो एक्टिवेशन एनर्जी कम करने से क्या होगा, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहली तरीका क्या कर रहे हैं कि हम ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। रिएक्टेंट्स की जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी यहाँ पर है, ये वाली, ये जो है ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, तो इसको अगर हम बढ़ा दें, देखिए दूसरे केस में क्या कर रखा है, जैसा यहाँ पर फिगर, इस वाले फिगर में शो कर रखा है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी पहले थी ये, हम ले गए यहाँ पर, तो हमने क्या करा, एनर्जी पहले यहाँ थी अब एनर्जी यहाँ हो गई, और एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही है, तो हमने क्या करा, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को बढ़ा दिया। और हम कैसे बढ़ा सकते हैं उसे, दैट इज बाय वीकनिंग द मेटल लिगेंड बॉन्ड ट्रांस टू इटसेल्फ, यानी कि जो भी हमारा स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है
उस स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में देखिए ये ऐसे बना हुआ है, सपोज जो शुरू में स्टार्टिंग में दिखा था ये L था, ये x और ये x, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, हमें क्या करना है, क्योंकि इस x को ये x तो सब्स्टिट्यूट होगा क्योंकि ये लीगेंड हमारा ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट शो कर रहा है, तो ये अपनी ट्रांस पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन कराएगा, तो ये x बाहर निकलेगा और इनकमिंग लीगेंड जो है वो अंदर आएगा। तो ये बाहर कब निकलेगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा, भाई ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है हमें, तो ये बॉन्ड ब्रेक करने का मतलब इस बॉन्ड को हमें किसी ना किसी तरह से वीक करना है, पहले हम इसे वीक करेंगे फिर हम इसे ब्रेक कर सकते हैं। तो इसे वीक करने का जो तरीका है वो हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम ये कर रहे हैं कि हम ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को बढ़ा दे रहे हैं। अब कैसे बढ़ाएंगे वही हम अभी देखेंगे इसको। तो हमने ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को सपोज बढ़ा दिया, तो अगर बढ़ा दिया तो हमने इसका मतलब इस mx बॉन्ड की जो लेंथ थी उसको हमने बढ़ा दिया या इस बॉन्ड को वीक कर दिया। और वीक करने से क्या होगा, इस इनकमिंग लीगेंड का यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होना ईजी हो जाएगा। तो एक तो तरीका ये हो गया कि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को हम बढ़ा सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका हम ये अपना सकते हैं कि लोअरिंग द एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट। जो भी हमारी ट्रांजिशन स्टेट बनी है, ये जो यहाँ पर है ये ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है। इस ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी को अगर हम कम करें, तो इनिशियली हमारी ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ये थी, अगर हम किसी तरह से ये एनर्जी को कम कर पाएँ, और इस एनर्जी को कम करने का क्या तरीका है कि स्टेबलाइज कर दें हम ट्रांजिशन स्टेट को। अगर किसी तरह से ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज हो जाए, कैसे स्टेबलाइज होगी वो हम आगे देखेंगे। तो अगर हम इसकी एनर्जी को कम कर दें, तो देखिए इस सी वाले पोर्शन में हमने क्या करा, इस एनर्जी को कम, पहले एनर्जी कितनी थी, यहाँ पर थी, ये देख रहे हैं आप, ये वाली एनर्जी जो थी यहाँ जा रही थी, ठीक, और अब हमने ये एनर्जी यहाँ पर ले गए, तो इसका मतलब ये डिफरेंस यानी इतनी एनर्जी हमने कम कर दी। एनर्जी कम हो गई यानी ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कम हो गई, इसका मतलब ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल हो गई। जितनी भी एनर्जी, जिस भी चीज़ की एनर्जी लो होती है हमेशा वो हाईली स्टेबल होता है। तो इस तरह से हम दो तरीके यहाँ पर अपना सकते हैं, या तो हम ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को बढ़ा दें, या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो यानी जो ट्रांजिशन स्टेट है या जो हमारा इंटरमीडिएट है उसकी एनर्जी को हम कम कर दें। अब इन्हीं दोनों तरीकों के बेस पर दो थ्योरीज दी गई हैं। वो थ्योरीज क्या क्या हैं, वो थ्योरीज, उसमें सबसे पहले हम देख लेंगे पोलराइजेशन थ्योरी। तो मतलब देयर आर टू थ्योरीज ऑफ ट्रांस इफेक्ट, वन इज रिलेटेड टू ग्राउंड स्टेट, एक थ्योरी तो ग्राउंड स्टेट से रिलेटेड है, और दूसरी थ्योरी एक्टिवेटेड स्टेट यानी कि जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी उससे हमारी रिलेटेड है। तो पोलराइजेशन थ्योरी, सबसे पहली थ्योरी आती है पोलराइजेशन थ्योरी, जो कि ग्राउंड स्टेट से रिलेटेड होती है, यानी ये क्या करेगी, m और x के बीच का बॉन्ड जो है उसको वीक करेगी, ठीक है। कैसे वीक करेगी वही हमें देखना है। तो कंसीडर अ स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स ऑफ प्लैटिनम सेकंड, हमने प्लैटिनम सेकंड का एक स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स देखा जिसमें LPT बॉन्ड एंड PTX बॉन्ड ट्रांस टू ईच अदर, मतलब देख रहे हैं आप यहाँ पर, सपोज हमारे पास यहाँ पर ये प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स है, ये ठीक है, यहाँ पर x है, ये भी x है, ये भी x है, और ये L है, यानी ये हमारा ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप है और इसकी ट्रांसपोजिशन पर ये x है। तो हम जो अब बात करेंगे सिर्फ इस वाले बॉन्ड के बारे में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये और x ये तो दोनों ही x हैं, तो यहाँ पर तो कोई ट्रांस इफेक्ट लगेगा नहीं। जब दोनों सिमिलर ग्रुप्स होते हैं तो वहाँ पर कोई ट्रांस इफेक्ट लगने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। ट्रांस इफेक्ट लगेगा यहाँ पर, ठीक। तो हमने ये बात की कि प्लैटिनम सेकंड है बीच में, इधर की साइड हमने x ले रखा है और इधर की साइड हमने L ले रखा है, ठीक, दोनों एक दूसरे के ट्रांस है। तो सपोज लीगेंड L इज मोर पोलराइजेबल दैन लीगेंड X, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर हमने यहाँ माना कि लीगेंड जो है हमारा वो ज़्यादा पोलराइजेबल है। अब ज़्यादा पोलराइजेबल से क्या मतलब है, आप लोगों ने फजान्स रूल्स पढ़े हुए होंगे जहाँ पर हम कैटायन की पोलराइजिंग पावर और एनायन की पोलराइजेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि पोलराइजेबल होने का क्या मतलब होता है। देखिए यहाँ पर अगर मैं ये एनायन ले लिया और यहाँ मैंने एक छोटा सा कैटायन छोटा होता है, एनायन साइज में बड़ा होता है, तो क्या होता है, कैटायन का न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। तो उसको तो हम कहते हैं कैटायन की पोलराइजिंग पावर, और इस एनायन का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इस कैटायन की तरफ खींचा चला जाता है उसको हम बोल देते हैं एनायन की पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसी पोलराइजेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि L हमारा मोर पोलराइजेबल है, तो इसका मतलब ये है कि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो कैटायन की तरफ अट्रैक्टेड है यहाँ पर, और यहाँ पर कैटायन क्या है, PT जो 2 है स्टेट में, यानी कि +2 चार्ज है इसके ऊपर, प्लैटिनम के ऊपर +2 चार्ज है। तो ये लीगेंड क्योंकि साइज में बड़ा है, और साइज पर बहुत डिपेंड करती है पोलराइजेबिलिटी, जितना साइज बड़ा होगा पोलराइजेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो क्योंकि यहाँ पर L का साइज इस X के कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ा है, तो इसलिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो प्लैटिनम के इस
चार्ज से, इस पर +2 चार्ज है ना, तो +2 चार्ज क्या करेगा प्लैटिनम का, ये क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, ये इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को यानी लीगेंड के इस L के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर सब जगह इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, जब नेगेटिव चार्ज एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बना रखा है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये पूरा पोर्शन स्लाइटली नेगेटिव हो गया, ये पूरा पोर्शन स्लाइटली पॉजिटिव हो गया। तो इस तरह से एक डाइपोल यहाँ पर इंड्यूस हो गया। ठीक है, तो इस डाइपोल का क्या मतलब है, दो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल, दो पोल्स होते हैं। तो यहाँ पर एक ये डाइपोल इंड्यूस हो जाता है। तो जब इसमें ये डाइपोल इंड्यूस होता है उसके बाद क्या करता है, उसके बाद क्या होता है, ये जो नेगेटिव चार्ज है अब इस प्लैटिनम के पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। तो जब अपनी तरफ खींचेगा तो जैसे यहाँ पर दिखा रखा है दूसरे फिगर में कि इसका पॉजिटिव चार्ज यानी प्लैटिनम का पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज से यानी लीगेंड के नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होकर एक तरफ आ जाता है। ठीक है, और जब ये एक तरफ पॉजिटिव आ जाएगा तो दूसरी तरफ ये नेगेटिव चला जाएगा। ठीक, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर भी एक डाइपोल इंड्यूस हो गया। तो पहले तो प्लैटिनम ने इस लीगेंड में एक डाइपोल को इंड्यूस किया, फिर इस लीगेंड ने इस प्लैटिनम में एक डाइपोल को इंड्यूस किया। तो इस तरह से क्या होगा, अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ये सारा नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में यहाँ पर तो हो गया अट्रैक्शन। ठीक है, और यहाँ पर आप देखें ये सारा नेगेटिव है। ठीक है, और इस लीगेंड के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव के बीच में हो जाएगा रिपल्शन। ठीक है, तो यही बात इसमें बता रखी कि द प्राइमरी चार्ज ऑन मेटल आयन पोलराइजेज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड ऑन L एंड दस इंड्यूस अ डाइपोल इन L। ठीक है, इस तरह से ये प्राइमरी चार्ज होगा प्लैटिनम का, सबसे पहले इस L में डाइपोल को इंड्यूस करेगा, फिर ये L जो है इस प्लैटिनम में डाइपोल को इंड्यूस करेगा, और उससे होगा क्या कि इस प्लैटिनम और L के बीच में तो हो जाएगा अट्रैक्शन, और इस प्लैटिनम और X माइनस के बीच में हो जाएगा रिपल्शन। तो जब रिपल्शन होगा तो इसका मतलब प्लैटिनम और X के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है और इसका भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, दोनों के बीच में रिपल्शन होने का मतलब दोनों के बीच की जो बॉन्ड होगा PTX का बॉन्ड जो होगा वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेंथ जो है बढ़ जाएगी, और जितना बॉन्ड लंबा होता है बॉन्ड उतना ज़्यादा वीक हो जाता है। तो जैसे ही बॉन्ड वीक होगा, और हमें यही तो करना था, बॉन्ड को वीक करना था, क्योंकि हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी पर काम कर रहे हैं। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी हम अब क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर दे रहे हैं। हमने अभी अभी यही तो पढ़ा कि रेजिंग द एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट, और कैसे, बाय वीकनिंग द मेटल लीगेंड बॉन्ड ट्रांस टू इटसेल्फ। और जैसे ही हमारी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी बढ़ेगी ये एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। तो हमारा जो मेन फोकस था वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना था। एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा। तो हमने यहाँ ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को बढ़ा दिया। कैसे, प्लैटिनम और X के बीच का जो रिपल्शन था उसकी वजह से यहाँ पर प्लैटिनम और X के बॉन्ड लेंथ को हमने बढ़ा दिया। ठीक है, मतलब बढ़ गई, हमने तो खैर क्या ही बढ़ाया, मतलब ऐसा हुआ, ट्रांस इफेक्ट की वजह से ऐसा हुआ, लीगेंड का जो ट्रांस इफेक्ट था उसकी वजह से। और लीगेंड यहाँ पर क्या था, यहाँ पर पोलराइजेबिलिटी की वजह से ऐसा हो रहा है कि लीगेंड का साइज बहुत बड़ा है, इसलिए वो ज़्यादा पोलराइजेबल है, यानी उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्लैटिनम की तरफ ज़्यादा आ रखा है, यानी ज़्यादा अट्रैक्टेड है। तो ज़्यादा अट्रैक्टेड होने से लीगेंड और प्लैटिनम के बीच का अट्रैक्शन बढ़ रहा है और प्लैटिनम और X के बीच का अट्रैक्शन घट रहा है, यानी रिपल्शन यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। ठीक, तो अब उससे क्या होगा, द ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल ऑन मेटल आयन सच इट रिपेल्स द नेगेटिव चार्ज, जैसे कि अभी मैंने बताया। हैंस द अट्रैक्शन X ऑफ PT इज रिड्यूस्ड और PTX बॉन्ड इज लेंथेंड एंड वीकेंड, और वीकेंड होने से क्या हो जाएगा, तो PTX बॉन्ड इनहेंसेस द रिप्लेसमेंट ऑफ X बाय इनकमिंग लीगेंड। तो PTX बॉन्ड जब धीरे धीरे टूटेगा तो फिर वो इनकमिंग लीगेंड वहाँ पर रिप्लेस करके X को आ सकता है। तो उसके इनकमिंग लीगेंड का आने को ये जो X का रिप्लेसमेंट है, मतलब ये जो PTX बॉन्ड है इसको इनहेंस कर दे रहा है, रिप्लेसमेंट ऑफ X को यानी बढ़ा दे रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ट्रांस इफेक्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू पोलराइजेबिलिटी ऑफ द लीगेंड। तो यहाँ पर जो ट्रांस इफेक्ट है वो लीगेंड की पोलराइजेबिलिटी से रिलेटेड है। तो लीगेंड जितना ज़्यादा पोलराइजेबल होगा, और जितना ज़्यादा पोलराइजेबल कब होगा, जब लीगेंड का साइज बड़ा होगा। तो इसलिए दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल टू दोज लीगेंड्स विच डू नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड्स, जो कि पाई बॉन्ड नहीं बनाए, ऐसे लीगेंड्स जो मेटल के साथ पाई बॉन्ड नहीं बना सकते, जैसे H2O है, OH माइनस है, NH3, यानी कि जो लोअर एंड है ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज का, वहां पर हम पोलराइजेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। लीगेंड की पोलराइजेबिलिटी के बेसिस पर जो है डिफरेंस आया। जैसे कि देखिए हम अभी भी बता रहे थे कि अगर ट्रांस इफेक्ट देखें हेलोजेंस में, हेलाइड आयंस में, तो I का सबसे ज़्यादा होता है, Br का उससे कम होता है,
Cl का उससे कम होगा और यहाँ पर F का सबसे कम होगा। तो यही हमारी ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज भी है, क्योंकि I का साइज सबसे ज़्यादा बड़ा है तो ये मोर पोलराइजेबल है। तो जितनी ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी उसका ट्रांस इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा। ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा कैसे हुआ वो हमने अभी इस वाली थ्योरी के बेसिस पर देखा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा इसकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाएगा, जिसकी वजह से लीगेंड और प्लैटिनम के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा और प्लैटिनम और एक्स के बीच में रिपल्शन बढ़ेगा। ठीक, तो ये तो थी। तो इस थ्योरीज में हम क्या कर रहे हैं, बस ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को बढ़ा दे रहे हैं, जिससे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारी कम हो जा रही है और जिससे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जा रहा है। ठीक, दूसरी थ्योरी है पाई बॉन्डिंग थ्योरी। ये क्या करती है, ये जो हमारा ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स है उसकी एनर्जी को कम कर देती है और उसकी एनर्जी को कम करने से एक्टिवेशन एनर्जी भी कम हो जाएगी। तो दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स द हाई ट्रांस इफेक्ट शोन बाय द पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स लाइक CONO CN C2H4, यानी कि जो हमारा हाई एंड था, जो स्टार्टिंग था ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज में, उनका स्ट्रॉन्ग ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट होगा। ये मैंने आपको बताया था अभी अभी, ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज में जो स्टार्टिंग में आते हैं लिगेंड्स उनका ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा है और जो सबसे लास्ट में आते हैं उनका ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट जो है कम है। तो स्टार्टिंग में जो लिगेंड्स हैं वो हमारे पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स हैं। पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स का मतलब होता है कि वो क्या कर रहे हैं कि अपने इन लिगेंड्स के पास, जो हमने यहाँ लिगेंड्स दिखाए हैं, इन लिगेंड्स के पास कुछ वैकेंट पाई या पाई स्टार ऑर्बिटल्स होते हैं और ये क्या करते हैं, ये पाई स्टार ऑर्बिटल्स यानी इन पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स के, पाई एक्सेप्टर हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये मेटल से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं पाई बॉन्ड के थ्रू, आप ऐसे समझ लीजिए। तो ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स है, ये क्या करते हैं, इट accepts a pair of electrons from the filled d orbitals dxz और dyz of the metal to form metal ligand pi bond। देखिए हम फिर से वही वाला बॉन्ड डिस्कस करेंगे, सारा बॉन्ड नहीं डिस्कस करें। जो ट्रांस, ये लीगेंड ट्रांस डायरेक्टिंग है और इसकी ट्रांस पोजीशन पर ये एक्स प्रेजेंट है। ठीक है, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स बनाना है तो यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है। ठीक है, तो हम तो सिर्फ इसी के बारे में बात करें। तो ये लीगेंड हम यहाँ मान रहे हैं कि ये पाई एक्सेप्टर लीगेंड है। तो सबसे पहले जितने भी लीगेंड्स होते हैं वो सिग्मा डोनर होते हैं, सारे लीगेंड सबसे पहले सिग्मा डोनर होंगे। ठीक है, यानी ये क्या करेंगे, सबसे पहले लीगेंड जो है प्लैटिनम को इलेक्ट्रॉन्स देंगे और वो प्लैटिनम के इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे हैं तो प्लैटिनम के पास जो उनके एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं उसमें ये डाल देंगे। ठीक है, तो लीगेंड ने एम्प्टी ऑर्बिटल में प्लैटिनम के डाला, उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पर तो एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, शुरुआत में एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। फिर क्या करेगा ये लीगेंड, क्योंकि पाई एक्सेप्टर लीगेंड्स हैं और इनके पास भी एम्प्टी पाई या पाई स्टार ऑर्बिटल्स होते हैं। एम्प्टी मतलब खाली ऑर्बिटल्स होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। तो फिर क्या करेंगे, पहली बार में तो ये करते हैं कि लीगेंड जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को प्लैटिनम को डोनेट करते हैं और प्लैटिनम के वैकेंट ऑर्बिटल्स में वो इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो जाते हैं। फिर तो उससे सिग्मा बॉन्ड बनता है। फिर क्या होता है, प्लैटिनम के जो भरे हुए ऑर्बिटल्स हैं जिनमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लैटिनम क्या करता है, उन भरे हुए इलेक्ट्रॉन्स को फिर लीगेंड के पाई या पाई स्टार जो खाली ऑर्बिटल्स हैं उनमें डाल देता है। तो जब पहला बॉन्ड सिग्मा बना तो दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड बन गया। इसको हम बैक डोनेशन भी बोल देते हैं। तो प्लैटिनम, क्योंकि ये पाई एक्सेप्टर है तो इसलिए प्लैटिनम से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, किसमें, क्योंकि इनके पास खाली पाई या पाई स्टार ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इनके पास ये लीगेंड्स ऐसे हैं कि इनके पास डी ऑर्बिटल्स खाली हो सकते हैं, इनके पाई स्टार खाली हो सकते हैं या इनके पास पी ऑर्बिटल्स भी खाली हो सकते हैं। तो उन खाली ऑर्बिटल्स में ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस तरह से आ जाते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, प्लैटिनम और लीगेंड के बीच में एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, एक तो सिग्मा बॉन्ड बना, दूसरा पाई बॉन्ड बना। जबकि यहाँ प्लैटिनम और एक्स, ये एक्स कोई पाई एक्सेप्टर लीगेंड नहीं है, ये नॉर्मल लीगेंड है। ठीक है, ये तो सिर्फ इसको इलेक्ट्रॉन देगा ही देगा। तो इसके और इसके बीच में सिग्मा बॉन्ड है। तो जब यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब प्लैटिनम और लीगेंड के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी और इस प्लैटिनम और एक्स के बीच में कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो प्लैटिनम और एक्स के बीच की जो लेंथ है, बॉन्ड की जो लेंथ है वो इंक्रीज कर जाएगी और बॉन्ड की लेंथ अगर इंक्रीज कर जाएगी तो बॉन्ड फिर से वीक पड़ जाएगा। तो यहाँ पर भी अभी रिएक्शन नहीं हुई है, तो यानी यहाँ पर भी हम ग्राउंड स्टेट की ही बात कर रहे हैं। अभी फिलहाल हम ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं। तो ये ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है इस तरीके से, जो ये तरीका हमने बताया इससे। ये तो जैसा इसमें लिखा हुआ भी है कि द विड्रॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम प्लैटिनम इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स द लीगेंड एल एंड डिमिनिशेस मतलब खत्म कर दे रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ लीगेंड एक्स, या कम कर दे रहा है। तो पीटीएक्स बॉन्ड जो है वीक हो गया एंड द एंट्रेंस ऑफ इनकमिंग लीगेंड बिकम्स ईजी। क्योंकि ये बॉन्ड वीक पड़ा है, वीक हो चुका है, इसलिए अब इनकमिंग लीगेंड का आना जो है वो इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी हमने ग्राउंड स्टेट पर ही काम किया। तो पाई बॉन्डिंग थ्योरी ग्राउंड स्टेट पर भी काम करती है
और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पर भी काम करेगी। तो अभी हमने ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को सिर्फ इंक्रीज किया है और एक्टिवेशन एनर्जी को थोड़ा सा कम कर दिया है। अभी हम देखेंगे इसके बाद कि ट्रांजिशन स्टेट को ये कैसे स्टेबल कर रहा है। हमें ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी को क्योंकि कम करना है, यानी कि ट्रांजिशन स्टेट को ज़्यादा स्टेबल दिखाना है, तो वो कैसे कर रहा है वो हम अभी आगे देख लेते हैं। तो अब क्या हुआ, इनकमिंग लीगेंड आ सकता है इजीली। तो जो इनकमिंग लीगेंड होगा यानी जो Y होगा, अप्रोचेस विद इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ 5 कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स। ये बात मैंने आपको शुरुआत में जब हमने लास्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ी थी तब मैंने बताया भी था कि स्क्वायर पिरामिडल है हमारा, ठीक है। और इस तरह से जो ये इस तरह से ये मैंने समझाया था आपको, ये हमारा लीगेंड है जो ट्रांस डायरेक्टिंग है, ये हमारा X है, ये X है, और जो इनकमिंग लीगेंड है Y वो Z वाली डायरेक्शन से मैंने आपको बताया था वो मेटल को अप्रोच करेगा। और जब Z वाली डायरेक्शन से अप्रोच करेगा तो सबसे पहले स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट बनता है और उसके बाद स्क्वायर पिरामिडल फिर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री में चेंज हो जाता है। और मैंने आपको बताया था ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज़्यादा स्टेबल होता है स्क्वायर पिरामिडल के कंपैरिजन में, क्योंकि स्क्वायर पिरामिडल में जितने भी लीगेंड प्रेजेंट है वो सब 90 डिग्री पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर 90 डिग्री पर प्रेजेंट है, रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगा तो ये लेस स्टेबल होता है। जबकि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री हमारी कुछ इस तरह से होती है, तो इसमें जो ये इक्वेटोरियल लीगेंड्स होते हैं, ये वाले लीगेंड्स, ये इनको इक्वेटोरियल लीगेंड्स बोल रहे हैं, L2 X और Y को, और L1 और L3 हमारे एक्सियल लीगेंड्स होते हैं। तो ये 3 लीगेंड्स जो इक्वेटोरियल लीगेंड्स है, क्योंकि वो 120 डिग्री पर है तो इसलिए ज़्यादा स्टेबल है। तो ये तो इसकी अपनी स्टेबिलिटी की बात हुई। हमारा जो यहाँ पर ट्रांस इफेक्ट है, जो ट्रांस लीगेंड है, वो कैसे स्टेबलाइज कर रहा है, वो इस तरह से कि जब ये Y इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा इस मेटल को, तो मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। इस मेटल पर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी, और L2 हमारा यहाँ पर पाई एक्सेप्टर लीगेंड्स है, तो ये पाई एक्सेप्टर लीगेंड क्या करेगा, इस बढ़ी हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये बढ़ी हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, L विल स्टेबलाइज द ट्रांजिशन स्टेट। कैसे इसने इस ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज किया, बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दैट द इनकमिंग लिगेंड Y डोनेट्स टू द मेटल एंड विल देयर बाय फैसिलिटेट सब्स्टिट्यूशन। तो इसकी जो प्लैटिनम पर जब प्लैटिनम को Y ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए तो प्लैटिनम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई। और नॉर्मली क्या होता है, प्लैटिनम जो भी मेटल एटम है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं होनी चाहिए भाई। जो भी मेटल एटम है तो जनरली पॉजिटिव स्टेट पर ही रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो अगर उन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी, थोड़े से अनस्टेबल तो हो ही जाएंगे वो, तो ओवरऑल यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी और सब लीगेंड्स के पास भी अपनी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो यहाँ पर रिपल्शन बढ़ जाएगा। तो रिपल्शन बढ़ने से क्या होगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी, तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर पाई एक्सेप्टर लीगेंड है, वो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ी हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब बढ़ने ही नहीं देगा, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा, और एक्सेप्ट करने से इस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट को वो स्टेबल कर देगा, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, फिर वो सब्स्टिट्यूशन को फर्दर सब्स्टिट्यूशन को फैसिलिटेट करता है। और इस स्टेबिलिटी ऑफ इस ट्रांजिशन स्टेट इज ऑल्सो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन ऑफ द फील्ड डी ऑर्बिटल्स ऑफ प्लैटिनम विद द ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वेटोरियल लीगेंड्स। मतलब यहाँ पर जो एक स्टेबिलिटी हमने यहाँ पर किस तरह से दिखा दी, इस वाले डायग्राम के थ्रू हमने ये बताया कि लीगेंड हमारा जो L2 है वो पाई एक्सेप्टर लीगेंड है, और जो Y इस प्लैटिनम को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि ये पाई एक्सेप्टर लीगेंड्स है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट करके इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो क्या कर रहा है, ये फिर फर्दर जो है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल फिर से स्क्वायर पिरामिडल में चेंज होगा, फिर ये X जो है इजीली यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। और नॉर्मली जो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि स्क्वायर पिरामिडल के कंपैरिजन में TBP ज़्यादा स्टेबल क्यों है, कि एक तो ये रीज़न है कि इस स्क्वायर पिरामिडल में सब 90 डिग्री रिपल्शंस होते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में कम से कम 3 लीगेंड्स जो हैं वो 120 डिग्री पर हैं, तो एक दूसरे से दूर हो गए, रिपल्शन थोड़ा सा कम हो गया है। रिपल्शन जितना कम होगा एनर्जी मॉलिक्यूल की उतनी कम होगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और दूसरा रीज़न इसमें स्टेबिलिटी का ये भी बताया क्योंकि लीगेंड हमारा इंटरेक्शन यहाँ पर जो ये पाई एक्सेप्टर लीगेंड है, ये इसका p ऑर्बिटल शो किया हुआ है, ठीक है। ये जो लीगेंड का p ऑर्बिटल है और pt का ये हमने d ऑर्बिटल यहाँ पर शो किया हुआ है। तो यहाँ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में
यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाई इंटरेक्शन होता है। देखिए ये वाला जो डी ऑर्बिटल है ये इसके पी ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये इंटरेक्शन शो के दोनों के बीच में प्रॉपर ओवरलैपिंग हो सकती है। फिर ये जो ये वाले ऑर्बिटल्स हैं, मतलब ये जो लोब्स हैं डी ऑर्बिटल्स के, ये एक्स के ऑर्बिटल के साथ भी ओवरलैप कर सकते हैं, वाई के ऑर्बिटल के साथ भी ओवरलैप कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो है इंटरेक्शन हो सकता है। तो स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्डिंग यहाँ पर ट्रायगोनल प्लेन में शो की गई है। तो इस वजह से भी जितना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी या ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी। तो ये तो अलग रीज़न हो गया कि हमने यहाँ पर स्टेबिलिटी इस तरह से भी दिखा सकते हैं। लेकिन हमारा जो मेन था, तो इसने क्या करा सबसे पहले तो एक्सक्यूज मी, सबसे पहले तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को बढ़ा दिया पीटीएक्स बॉन्ड को वीक करके। पीटीएक्स बॉन्ड को वीक करके कैसे? क्योंकि लीगेंड पाई एक्सेप्टर लीगेंड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और पीटी और एक्स के बीच की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो बॉन्ड वीक पड़ जाएगा। बॉन्ड वीक पड़ेगा इसका मतलब ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। दूसरा, इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जब पाई इससे जुड़ गई, मतलब वाई ने जब इसको इलेक्ट्रॉन दिए, वाई इलेक्ट्रॉन देने के बाद स्क्वायर पिरामिडल बनाएगा और स्क्वायर पिरामिडल के बाद ट्रायगोनल बाई पिरामिडल बनाएगा। तो जब जो इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहे हैं उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी यानी जो ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी है वो थोड़ी सी घट रही है, ठीक है। और इस स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करता है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड इससे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे इसकी स्टेबिलिटी जो है वो हमारी बढ़ जाती है। और स्टेबिलिटी अगर बढ़ेगी तो इसका मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो भी कम हो गई। और इसका मतलब अगर स्टेबिलिटी हम बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी अगर हम बढ़ा दे रहे हैं तो इसका मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी को हम कम कर दे रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाया, इस वाले डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं आप। यहाँ पर हमने यहाँ पर यही तो दिखाया है कि हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी को कम कर रहे हैं। एनर्जी कम करने का मतलब हम स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। और स्टेबिलिटी बढ़ाना कैसे बढ़ाई कि पाई एक्सेप्टर लिगेंड ने जो प्लैटिनम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई थी उसको एक्सेप्ट कर लिया और इस वजह से उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर दिया या एनर्जी को डिक्रीज कर दिया। जैसे एनर्जी डिक्रीज हुई, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, तो एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस वजह से जो ये वाली थ्योरी थी, जो पाई बॉन्डिंग थ्योरी थी, वो दोनों चीज़ों पर काम करती है, ग्राउंड स्टेट पर भी काम करती है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी पर भी काम करती है और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी पर भी काम करती है। और जो पोलराइजेशन थ्योरी थी वो खाली ग्राउंड स्टेट की एनर्जी पर काम करती है। तो हम फाइनली ये कह सकते हैं कि जो हमारा ओवरऑल ट्रांस इफेक्ट है कि द लीगेंड्स विद द स्ट्रॉन्ग ट्रांस इफेक्ट, जो भी हमारे स्ट्रॉन्ग ट्रांस इफेक्ट वाले लीगेंड्स कौन से होंगे, जो पाई एक्सेप्टर लीगेंड्स हैं, अफेक्ट द ग्राउंड स्टेट एज वेल एज द ट्रांजिशन स्टेट। वो ग्राउंड स्टेट को भी अफेक्ट करेंगे और ट्रांजिशन स्टेट को भी अफेक्ट करेंगे। तो ग्राउंड स्टेट से मतलब मैं फिर से आपको एक बार बता रही हूँ, जब स्टार्टिंग में हमने स्क्वायर कॉम्प्लेक्स ले ही रखा है, अभी हमने कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं कराया है, बिना सब्स्टिट्यूशन के जो हमारा कॉम्प्लेक्स है बस उसको हम ग्राउंड स्टेट बोल दे रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग ट्रांस इफेक्ट वाले ग्राउंड स्टेट को भी अफेक्ट करते हैं और ट्रांजिशन स्टेट को भी अफेक्ट करते हैं। लेकिन तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि पोलराइजेशन इफेक्ट वीकेंस द बॉन्ड्स इन द ग्राउंड स्टेट। जो हमने पोलराइजेशन थ्योरी यूज की वो सिर्फ क्या कर रहा है, ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड को वीक कर दे रहा है, जबकि जो हमारी पाई बॉन्डिंग थ्योरी थी वो क्या कर रही है, स्टेबलाइज कर रही है ट्रांजिशन स्टेट को, ठीक है, और साथ ही साथ ग्राउंड स्टेट को भी में भी बॉन्ड को वीक कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो दोनों फैक्टर्स हैं, बोथ दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ट्रांस इफेक्ट। तो जो ट्रांस इफेक्ट है वो कॉम्बिनेशन है इन दोनों इफेक्ट का। तो जो ग्राउंड स्टेट में हम एनर्जी को बढ़ा दे रहे हैं, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को जो हम बढ़ा दे रहे हैं, एक्चुअल में हम उसको ट्रांस इन्फ्लुएंस बोलते हैं। और जो हमने ये ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज किया इसको हम काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट बोलते हैं। तो ट्रांस इफेक्ट जो है कॉम्बिनेशन है, हम ये कह सकते हैं ट्रांस इफेक्ट कॉम्बिनेशन है ट्रांस इन्फ्लुएंस का, ठीक है, और काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट का। तो पहली थ्योरी काम करी ट्रांस इन्फ्लुएंस पर और दूसरी थ्योरी काम करी काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट पर। तो जो हमें कंबाइंड इफेक्ट देखने को मिलता है वो हमारा ट्रांस इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो ये पूरा था ट्रांस इफेक्ट के बारे में। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अगर आप हैं बीएससी थर्ड ईयर में या आप हैं बीएससी थर्ड सेम में, तो आपके यहाँ सिर्फ इतना आता है शॉर्ट नोट ट्रांस इफेक्ट का। तो आप चाहे तो वहाँ पर इन थ्योरीज को स्किप भी कर सकते हैं। आप सिर्फ ट्रांस इफेक्ट की डेफिनेशन दीजिए और एप्लीकेशन बता दीजिए। लेकिन अगर आप हैं एमएससी फर्स्ट सेम में, तो वहाँ पर क्योंकि ट्रांस इफेक्ट के बारे में थ्योरीज भी पूछी जाती हैं, तो आपको पूरी थ्योरीज भी याद रखनी है। और बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहूँगी, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि थ्योरीज ऑफ ट्रांस इफेक्ट आ जाए, तो आपको थ्योरीज भी याद तो आपको सभी कुछ करना है,
लेकिन क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है अपने टाइम के बेसिस पर, अपने क्वेश्चन के मार्क्स के बेसिस पर। ये बात बेटा मैं हर बार बोलती हूँ कि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका, मैं तो बहुत सारा लिखवा दे रही हूँ इसमें, मैं बहुत बड़ी सारी स्लाइड्स बन गई हैं, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। खाली अगर ट्रांस इफेक्ट आता है तो आप थ्योरीज को छोड़ दीजिए। अगर आपके पास टाइम मान लीजिए 2 या 3 नंबर का ही आया तो फिर थ्योरी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने खाली एप्लीकेशन लिखी, ट्रांस इफेक्ट लिख दिया। लेकिन अगर उन्होंने स्पेशली थ्योरीज पूछी हैं तब तो फिर आपको पहले ट्रांस इफेक्ट थोड़ा सा बताना पड़ेगा, वहाँ पर आप एप्लीकेशन छोड़ सकते हैं और फिर थ्योरीज के बारे में बताइए, तो क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।